टाइप्स ऑफ फॉसिल से हम शुरू कर रहे हैं। फॉसिल जो हैं वो होते क्या है कि कोई भी मेरे को मिल रहा है आज से 1000 साल पहले का ऑर्गेनिज़म, 1000-1200 साल पहले का ऑर्गेनिज़म या उससे भी पहले का मिलियन ईयर अगो का मेरे को ऑर्गेनिज़म मिल रहा है जो अंदर दबा रह गया हो, बरीड इन रॉक्स, लो टेम्परेचर पे लावा बन रहा हो उसका, या फिर वो आइस में बरीड रह गया हो इतने साल तक, उसके इम्प्रेशन रह गए हों। कोई हाथी था वो मर गया था, फिर वो सॉइल पे गिर गया तो उसका इम्प्रेशन उस सॉइल पे पड़ गया और वो वहीं डिकम्पोज हो रहा है। तो ये क्या है, एक फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स इज़ व्हाट कि हमें पुराने एविडेंसेस मिल रहे हैं, जैसे कि अनऑल्टर्ड टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स का मैंने बेसिक बता दिया है कि भैया फॉसिल होते क्या हैं। पुराने जो ऑर्गेनिज़म हैं एंशियंट टाइम के, अर्ली मैन के फॉसिल है, उनके फीकल मैटर के फॉसिल्स हैं, उनके केव्स में कुछ सामान हैं वो फॉसिल, वो सारी चीज़ें हम क्या कहेंगे, फॉसिल कहेंगे। इन फॉसिल के एविडेंसेस पे ही हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री, जो एंशियंट हिस्ट्री है उसका पता लगाया है, मॉडर्न हिस्ट्री है उसका पता लगाया है। ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री जो आज से कुछ 4000 साल पहले की हिस्ट्री है उसका हमें इन्हीं फॉसिल से ही पता चलता है। अनऑल्टर्ड फॉसिल है ऑर्गेनिज्म बॉडी पार्ट गेट बरीड इन आइस एट वेरी लो टेम्परेचर। जब कोई ऑर्गेनिज्म या बॉडी पार्ट आइस में बरी हो जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर का ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर, बिकॉज अगर तुम हाई टेम्परेचर में बरी करोगे तो उसका लावा बनने का या फिर उसको मेल्ट होने का बहुत चांस है। बट जो लो टेम्परेचर के फॉसिल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व्ड रहते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो मेल्ट नहीं हो सकते, वो फ्रीज़ हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है वूली मैमोथ्स फॉसिल, जैसे कि एलिफेंट फ्रीज इन आइस। वूली मैमोथ का एग्जांपल यही है, अनऑल्टर्ड फॉसिल का एग्जांपल है वूली मैमोथ, मतलब कि किसी हाथी को आइस में कोई हाथी था वो आइस में रह गया, उसको हम कहेंगे। बात है अब नेक्स्ट जो है वो ममीज़ की। ऑर्गेनिज्म बॉडी पार्ट प्रेजेंटेड इंटैक्ट डिहाइड्रेटेड फॉर्म। ममीज़ क्या हैं? ऑर्गेनिज्म जो इंटैक्ट डिहाइड्रेटेड फॉर्म, कि उनको बिल्कुल ड्राई करके, ताकि उन पे माइक्रोबियल एक्शन ना हो, ड्राई करके हमने इंटैक्ट फॉर्म में उन्हें ममीज़ की तरह प्रिजर्व कर रखा है। ममीज़ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इजिप्ट में है, सबको पता ही है। ममीज़ मतलब मैं बताऊंगी भी नहीं, उसमें उससे भी तुम्हें आइडिया हो जाएगा, मन में इमेजेस आने लग जाएगी कि ममीज़ क्या होती हैं। बस इंटैक्ट डिहाइड्रेटेड फॉर्म टू प्रिवेंट माइक्रोबियल एक्शन होता है। इन प्रिंट क्या होता है? आउटलॉज देन सी फिल्म ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी पार्ट्स बरीड इन रॉक स्ट्रेटा। मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो है रॉक में मिलता है। इम्प्रिंट्स यार मैं क्या बताऊँ कि किसी रॉक पे किसी पत्ती का इम्प्रेशन था, वो पत्ती डिकम्पोज हो रही है वहीं पे पड़ी पड़ी, उस रॉक पे उस पत्ती का इम्प्रेशन आया है ना, वो क्या है? उसका इम्प्रिंट फॉसिल है। कैप्रालाइट क्या है? फॉसिल्स ऑफ फीकल मैटर, चाहे वो हंटर्स अर्ली मैन के फॉसिल्स, फीकल मैटर के फॉसिल हो, किसी एनिमल के फॉसिल हो, पर फीकल मैटर के फॉसिल को हम कैप्रालाइट बोलते हैं। मोल्ड एंड कास्ट का मतलब होता है इफ ऑर्गेनिज्म बॉडी पार्ट्स गेट बरीड इन मड अराउंड द ऑर्गन बॉडी पार्ट गेट हार्ड फॉसिल पेट्रिफाइड देन fossil called mold. If organism body parts inside fossil rock get petrified, then such fossil called cast. ये कह रहा है कि मोल्ड और कास्ट का मतलब है, मोल्ड इज रिलेटेड टू एम मड, मोल्ड एम से ही मड, तो मोल्ड मड से रिलेटेड फॉसिल है और कास्ट इज़ फॉसिल रिलेटेड टू द रॉक। और अगर ऑर्गेनिज्म या बॉडी पार्ट बरी हो जाता है मड में, तो उसके आसपास का एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत सारी मड थी, मैंने उसमें हाथ मारा तो ऑब्वियसली मेरा हाथ का इंप्रेशन उस पर आएगा ही। पेट्रिफिकेशन कहते हैं इसे, मतलब इंप्रेशन आ जाना मड पे। तो जो मड है वो मड अराउंड द ऑर्गन बॉडी पार्ट गेट हार्ड एंड फॉसिलाइज्ड।
जो मड है ऑर्गन के अराउंड, बॉडी पार्ट के अराउंड, वो हार्ड हो जाती है, फॉसिलाइज्ड हो जाती है, पेट्रीफाइड हो जाती है, तो इसको हम मोल्ड कहते हैं। आजकल बहुत न्यूबॉर्न बेबीज़ के मोल्ड काफ़ी फेमस हो रहे हैं। पेरेंट्स अपने न्यूबॉर्न बेबीज़ के हैंड्स और लेग्स का इम्प्रिंट निकाल के उसको मोल्ड करवाते हैं और उसको फिर प्रिजर्व करके फ्रेम बनवा के अपने घर में लगाते हैं, जस्ट टू शो देयर लव। तो ये एक बहुत ही फेमस मेथड हो चुका है मोल्ड का। यही एक फॉसिल्स का भी था कि हमें फॉसिल मिलते थे, मड मोल्ड मिलते थे एक टाइम पे। कास्ट जो है, कास्ट क्या है? रॉक गेट पेट्रीफाइड सच फॉसिल, मतलब रॉक के ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिज्म या बॉडी पार्ट जो है मोल्ड कास्ट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे, इस फॉसिल को हम कहेंगे कास्ट। पेट्रिफिकेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म content of buried organism by inorganic content like aluminate and silicates. Petrification leads to fossilization और fossils are not petrified. ये कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक कंटेंट था, उस बरेड ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने का प्रोसेस पेट्रिफिकेशन होता है। इज़ लाइक एल्यूमिनेट और सिलिकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है ओवर द ईयर्स। पेट्रिफिकेशन जो है उससे फॉसिल्स बनते हैं। तुमने यार फॉसिल्स की फ़ोटोज़ कभी देखी हो तो वो रॉक्स निकल रही होती है, उसमें इंप्रेशन होते हैं बहुत सारी चीज़ों के। डायनासोर के फॉसिल्स होते हैं, एलिफेंट का फॉसिल मिला था एक टाइम पे, न्यूज़ में बहुत बार आता रहता है, दिस फॉसिल फाउंड। हिस्टोरियंस अपने काम में लगे ही हुए हैं। तो पेट्रिफिकेशन से, इम्प्रेशन आने से फॉसिलाइजेशन होता है और फॉसिलाइजेशन से हमें हिस्ट्री जानने में हेल्प मिलती है। जो सारे फॉसिल्स है वो पेट्रीफाइड नहीं हो सकते। कुछ फॉसिल्स जो हैं वो आइस में भी मिलते हैं, तो ऑब्वियसली उनमें पेट्रिफिकेशन नहीं होगी। टेक्निक्स यूज टू स्टडी एज ऑफ फॉसिल्स, कार्बन डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग, ये सिर्फ लर्न करना है भाई। कौन कौन सी जो टेक्निक्स होती है वो फॉसिल को की एज स्टडी करने में। ऑब्वियसली कोई फॉसिल है, उसकी एज में पता लगाना चाहती हूँ कि भाई कि कहीं मैं ये से फॉसिल समझ रही हूँ, कहीं ये कल का ही कुछ हो पड़ा हुआ। तो 1000 साल पहले का जो फॉसिल होता है वो सबसे न्यूएस्ट माना जाता है हिस्ट्री के अगर लैंग्वेज में हम बात करें। फॉसिल्स जो हैं, सबसे पुराने फॉसिल्स मिलियन ईयर अगो के मिलते हैं। सबसे मेन फॉसिल्स जो हैं वो डायनासोर्स के मिलते हैं हमें, क्योंकि डायनासोर्स का एरा जो था वो आज से सबसे पुराना एरा है। उस टाइम पे लाइफ सबसे पहली बार फ्लरिश करी थी इस अर्थ पे। तो हम उस डायनासोर के फॉसिल की एज, या फिर उसके बाद अर्ली मैन के फीकल मैटर के फॉसिल की एज, केव्स में हमें उनका सामान मिल रहा है उसकी एज वगैरह, हम कौन कौन सी टेक्निक से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो कार्बन डेटिंग टेक्निक, कि इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो कितने साल पुराने हैं। पोटेशियम आर्गन डेटिंग टेक्निक, यूरेनियम डेटिंग टेक्निक, GSR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक, मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक। GSR जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन मतलब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन्स होती हैं उनको रेगुलेट करने, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन्स के बारे में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है, उसी को करके ये कुछ हिस्टोरियंस रेगुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन को। रेजोनेंस टेक्निक्स को रेगुलेट करके ये एज पता लगाते हैं, और सबसे एक्यूरेट मेथड यही है GSR। फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे सिलेबस में है। बच्चों को लगता है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये हमारे सिलेबस में इस तरीके से है क्योंकि ये जो हॉर्स के बारे में मैं बताऊंगी, हॉर्स की एवोल्यूशन के बारे में, इसके बारे में पूरा एक प्रॉपर NCERT के बैक एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एवोल्यूशन ऑफ, डिस्क्राइब एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, या एंसेस्ट्री क्या आती है हॉर्स की। फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, एंसेस्टर है इयोहिपस, एंसेस्टर का नाम है हॉर्स के। इसको हम डॉन हॉर्स भी कहते हैं। टाइम है ईओसीन टाइम, ईओसीन सबसे अर्लीस्ट टाइम है। विंग्ड होते थे 28 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर। टीथ जो थे वायलेंट सेरेशंस, टीथ के टाइप से, ये सिर्फ ना एक लर्न करने की चीज़ है कि टीथ का क्या टाइप होता था, विंग्ड हैं तो कैसे साइज़ थे, ये सब चीज़ें एक लर्न करने की वे से लिखी हुई है यहाँ पे, नथिंग एल्स। फोर लिम्स जो हैं और
हिंड लिम्स जो हैं सबसे ज़्यादा इनमें डिफरेंस आया है। मैंने लिखा है 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्प्लिंट। स्प्लिंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर उसके 5 टांगे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 टांगों में से एक बिल्कुल आगे ऐसे हुई भी है, उसको हम स्प्लिंट कहते हैं, बिल्कुल प्रोट्रूडिंग टांग को। हिंड लिम्ब क्या है? 2 3 4, फर्स्ट एंड फिफ्थ स्प्लिंट। इसमें फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो आगे को आई हुई है, बाकी सब अपनी पोजीशन पे है। जैसे अब नेक्स्ट है हमारा मीज़ोहिप्पस, इंटरमीडिएट हॉर्स। सबसे अर्लीस्ट टाइम के हॉर्स के बाद है इंटरमीडिएट हॉर्स की बारी। इसका टाइम है ओलिगोसीन टाइम। ईओसीन के बाद ओलिगोसीन टाइम है। ओलिगोसीन टाइम मतलब अर्लीस्ट टाइम के बाद अबाउट 23 मिलियन ईयर अगो, 23 मिलियन साल पहले का टाइम ओलिगोसीन कहते हैं हम। विंग्ड है, 60 सेंटीमीटर का है। सेरेशन स्टार्ट टू डेवलप। सेरेशंस डेवलप होने लग जाती है, मतलब आई थिंक इसकी नोकीलापन कह रहे हैं ये, नथिंग एल्स। बहुत ज़्यादा कुछ लर्न करने का नहीं है। 2 3 4 फर्स्ट टू फिफ्थ स्प्लिंट। 2 3 4 नॉर्मल, फर्स्ट टू फिफ्थ सारी स्प्लिंट होगी। फोर लिम्ब हिंड लिम्ब दोनों। फोर लिम्ब इज लेग्स एंड हिंड लिम्ब इज हैंड्स। मेरिचिपस, र्यूमिनेटिंग हॉर्स। र्यूमिनेशन का प्रोसेस ही इतना यूनिक होता है कि अपने आप में कुछ ही मैमल्स र्यूमिनेशन शो कर सकते हैं, और बेस्ट एग्जांपल र्यूमिनेशन का काऊ बफेलोस के अलावा कोई नहीं हो सकता। वो सारा टाइम कड को च्यू करती रहती है। आप कभी भी नोटिस कर लो काऊ या बफेलो को कि 90% टाइम वो च्यू कर रही होती है, जबकि उनको हमने फेड चाहे कल किया हो, पर वो आज भी च्यू कर रही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर र्यूमिनेशन का प्रोसेस होता है। जो उनका खाना है वो, जैसे हमारा खाना है, कब बाहर आएगा? अगर हम वॉमिट करेंगे, या फिर अगर हम एक्सक्रीशन करते हैं तब, एक्सक्रीशन या फिर इजेशन करते हैं तब। बट उनका खाना कब बाहर आता है? तब उनका खाना इजेशन से भी बाहर आता है। आई एम नॉट सेइंग इजेशन नहीं होती या वो एक्सक्रीशन नहीं करते, बट वो उस खाने को जो मेरे पेट में है वो बाहर मुंह में दोबारा लाने की क्षमता रखते हैं, और उसको दोबारा चबाने की क्षमता रखते हैं, उसको चबाते जाते हैं। तो इस चीज़ को र्यूमिनेशन कहते हैं। तो हॉर्स की, र्यूमिनेटिंग हॉर्स को हम मेरिचिपस कहेंगे। मियोकेन टाइम है 23 मिलियन ईयर अगो का टाइम है, जब ये मेरिचिपस हॉर्स रहता था धरती पे। 100 सेंटीमीटर का इसका विंग्ड था। टीथ इसके सरेशंस बहुत अच्छे से डेवलप थे। इसके पास कोई स्प्लिंट बोन नहीं थी, सिर्फ 2 3 4 3 वाला पैर था इसका। 1 2 3 ये वाला पैर था बस इसका। प्लियोहिप्पस मतलब प्लियोसीन टाइम का है, 5 मिलियन ईयर अगो का। 120 सेंटीमीटर विंग्ड है। सेरेशंस जो हैं वेल डेवलप्ड होती है इसकी। थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ स्प्लिंट। सेकेंड और फोर्थ स्प्लिंट बोन थी, और सिर्फ एक थर्ड था जो एक नॉर्मल बोन वाला था। यूकस जो है हमारा प्रेजेंट टाइम हॉर्स यूकस नहीं है। प्लास्टोसीन टाइम का है, 2 से 5 मिलियन ईयर अगो का। 150 सेंटीमीटर का। सेरेशंस वेल डेवलप्ड होती है। थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ स्प्लिंट वेस्टिजियल। सेकेंड और फोर्थ का कोई काम नहीं है, वेस्टिजियल है, आगे को निकली हुई हैं। सिर्फ थर्ड हैं जो अपनी जगह पे है। बायोलॉजिकल एविडेंसेस क्या क्या है? जियोलॉजिकल जोग्राफिकल चेंज लीड्स टू बायोलॉजिकल चेंजेस। अगर जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल जोग्राफिकल चेंजेस आ रहे हैं तो तुम्हारे बायोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे। बायोलॉजिकल चेंजेस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरा आज का एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, मेरी बॉडी भी उस हिसाब से अडाप्ट करने वाली बनाई जाएगी। अगले 100 सालों में मेरी बॉडी शायद से, अगर आज की डेट में टेम्परेचर बहुत बढ़े जा रहा है, तो क्या पता आज से 100 साल आने वाले ह्यूमन बींग्स में कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो जो उस हीट को रेजिस्ट कर सके। तो जियोलॉजिकल जोग्राफिकल चेंज ही एवोल्यूशनरी चेंजेस लाते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं। हमारी बॉडी में चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट को देख के आते हैं, और ये बात हम प्रूव करेंगे इस पैराग्राफ के थ्रू। बायोलॉजिकल एविडेंसेस की भाई इसका क्या एविडेंस है जो मैं बात बोल रही हूँ। दीज एविडेंसेस रिवील्स दैट सम ऑर्गेनिज्म शो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, सम शोज रिस्ट्रिक्टेड एंड सम शोज डिसकंटिन्यूस एविडेंस। ये कहना चाह रहे हैं
ये जियोलॉजिकल जोग्राफिकल एविडेंस, बायोलॉजिकल एविडेंस से मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि भाई कुछ लोग तो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ लोग सिर्फ एक स्मॉल एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, और कुछ लोग जो हैं थोड़े यहाँ थोड़े यहाँ थोड़े यहाँ तोड़ तोड़ के जो प्रेजेंट है जगहों पे। जिराफ ate grass in past time and had short neck and now eat grass from tree. This is because a time came when amount of grass was very less, so they would try to eat from tree due to evolution developing neck. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बायोलॉजिकल एविडेंस का जिराफ से बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता। जिराफ एक टाइम पे ग्रास ईटिंग एनिमल था और आज भी ग्रास ईटिंग एनिमल है, बट उस टाइम पे जिराफ की नेक बहुत छोटी हुआ करती थी। जिराफ हैज़ द लॉन्गेस्ट नेक। हमने जिराफ की फ़ोटो रखी है, हमने जिराफ के बारे में पढ़ रखा है, उसको जान रखा है, तो हमने ये पढ़ रखा है जिराफ इज़ द मैमल विद लॉन्गेस्ट नेक। येस, दिस इज़ वेरी ट्रू। बट जो जिराफ है वो हमेशा से लॉन्ग नेक वाला नहीं था। आज से मिलियन ईयर अगो जिराफ एक नॉर्मल एनिमल था, जितना जैसा डियर था वैसे ही उसकी नेक थी, उतनी ही उसकी नेक थी। जो जिराफ है और डियर उनके बीच में कंपटीशन हुआ, ये है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल जो हमने इकोलॉजी में पढ़ा था। कंपटीशन हुआ, या तो एक को मरना होगा या एक को एडजस्ट करना होगा। जिराफ मरे नहीं, बट उन्होंने एडजस्ट किया। जो ग्रास थी वो डियर और जिराफ दोनों उस पर फेड कर रहे थे, तो वो पूरे पे फेड कर करके उन्होंने तो ग्रास की कमी कर दी। ग्रास की कमी हो गई तो एज सून एज जिराफ को लगा कि ग्रास की कमी है, उसने ट्री से ग्रास खाना शुरू कर दिया, बिकॉज ग्रास तो ख़त्म हो चुकी थी, उसको ज़िंदा रहना था ग्रास से खा के। उसने ट्री से खाना शुरू कर दिया, वो उचक के खाने लगा। तो एक टाइम ऐसा आया कि उसकी गर्दन ही एवोल्यूशन में इतनी लंबी हो गई कि अब उसे चखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अब वो अपने मुंह से ही डायरेक्ट खा सकता है ट्री से ग्रास। सबसे एक बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, पाउच्ड मैमल्स फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। मार्सुपियन मैमल्स जो हैं सिर्फ एक ऐसे मैमल्स हैं जो पाउच्ड होते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिस्ट्रिक्टेड, कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, मैं इंडिया में लेके आ जाऊँगी तो ये नहीं रह सकते, ये ऑस्ट्रेलिया से अडेप्टेड है तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगे। कैमल्स ऑफ डेजर्ट्स में ही मिलते हैं कैमल्स। वैसे आजकल स्टेरॉइड्स वगैरह की हेल्प से कैमल्स तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। आई हैव सीन फ्रॉम माई नेकेड आइज कैमल राइड गोइंग ऑन इन मार्केट अराउंड मी, जबकि आई डोंट लिव इन अ डेजर्ट, बिकॉज उनको हम ट्रेन कर देते हैं या हम उन्हें स्टेरॉइड्स दे देते हैं कि उन्हें ये यहाँ पे भी टेम्परेचर डेजर्ट जैसा ही लगे और ना कि वो मर जाए यहाँ के टेम्परेचर को देख के। एलिगेटर्स ट्यूलिप्स मेनली फाउंड इन चाइना एंड ईस्टर्न यूएसए। ट्यूलिप्स जो है वो ईस्टर्न यूएसए में, एलिगेटर्स चाइना में इतने एलिगेटर्स है कि वो उनको मार के खाते हैं। लंग फिश मेनली फाउंड इन अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन जोन। अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एक लंग फिश नाम की फ़िश है, मिल सकती है, यहाँ पे नहीं मिलती इंडिया में, क्योंकि वी आर एशियंस। यस।